आपको एकदम दिमाग में डाल के रखना है। तो देखो भाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने जो आपको अभी तक बताया था, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं तुमको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है कि किसी भी सरफेस से होकर के परपेंडिकुलरली कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। आपको क्या बोले थे कि मान लीजिए कि अपने पास एक सरफेस है और इस सरफेस से होकर के फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही है, फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही है। तो बताओ तो कि इस सरफेस से होकर के परपेंडिकुलरली कितना लाइंस पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली कितना लाइंस पास कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया। अब मैं बोला था आपको क्या कि फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं तुमको क्या बोला था कि मान लो कि अगर इस सरफेस का एरिया है कितना और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है कितना, ध्यान रहे कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बोला था कि जो आप फ्लक्स लिखेंगे, ये फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इनटू एरिया कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं क्या बोला कि कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। तो देखो कि अगर तुम ऐसे सोचोगे बात को, तुम ऐसे सोचोगे बात को कि यहां पर हम लोग दोनों चीज को घुमा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी घुमा सकते हैं और एरिया को भी घुमा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो थोड़ी देर के लिए क्या कि जो अपना बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, सरफेस है और इस सरफेस से ये डंडा क्या है, फील्ड के रूप में बाहर आ रहा है। तो मेरा एक काम ये हो सकता है कि मैं बोर्ड को घुमाने लग जाऊं और दूसरा काम ये हो सकता है कि इस फील्ड को मैं घुमाने लगूं। तो देखो कि ये फील्ड जो अभी है ये बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही है, आ रही है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इस फील्ड को घुमाने लग जाऊं, अगर मैं क्या करूं कि इस फील्ड को घुमाने लग जाऊं, घुमाने लग जाऊं, घुमाने लग जाऊं, तो अब क्या ये फील्ड बोर्ड के आर पार कभी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने से फ्लक्स प्रभावित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फ्लक्स प्रभावित हो रहा है और जब फ्लक्स प्रभावित हो रहा है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाने से होगा तो एरिया को घुमाने से भी होगा। मैं कल आपको क्या एग्जांपल बोला था कि अगर मेरे हाथ में मान लो कि कोई सा एक क्वाइल है और फील्ड इधर की तरफ आ रही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फील्ड इधर की तरफ आ रही है तो अगर मैं सीधा सामने क्वाइल रखूंगा तो मैक्सिमम लाइन मेरे क्वाइल से पास कर जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वाइल को घुमाऊं तो लाइन क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा कि नहीं। और घुमाते घुमाते फील्ड आ रही है ऐसे और मैं अपना क्वाइल कर दूं ऐसे, अब एक भी लाइन इस क्वाइल से होकर के पास करेगी क्या, मतलब क्वाइल का एरिया को मैंने घुमाया तो नंबर ऑफ लाइंस में चेंजिंग पाया और नंबर ऑफ लाइंस बदला, इसका मतलब फ्लक्स बदला और फ्लक्स बदला इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एरिया का डायरेक्शन फ्लक्स को प्रभावित कर रहा है और एरिया का डायरेक्शन फ्लक्स को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए एरिया को हम लोगों ने कैसा कंसीडर किया था, एरिया को हम लोगों ने कैसा कंसीडर किया था, वेक्टर के जैसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब एरिया वेक्टर है तो एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, तो मैं आपको हमेशा बोला था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर और कैसा, आउटवर्ड, ये याद रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये तुम्हारा सरफेस है तो इस सरफेस का ध्यान देना, दो वर्ड है, एक वर्ड है एरिया और दूसरा वर्ड है क्या, एरिया वेक्टर। तो एरिया जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के बारे में मैं क्या बोला हूं कि परपेंडिकुलर किधर के तरफ, बाहर के तरफ। तो यहां से हम लोग ये क्या रखेंगे, ये है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां से अगर हम लोग फ्लक्स का बात करेंगे तो अगर फ्लक्स का बात करेंगे तो दूसरे तरफ से आप क्या कर सकते हैं, तो एक तो बात यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, वैसा एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और दूसरी बात मैं आपको क्या बोलूं, फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू ऐसा एरिया वेक्टर जो किस में हो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तुम ध्यान देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर इस दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो दो बात ध्यान में रखना है कि सरफेस परपेंडिकुलर होगा
और उस सरफेस का जो वेक्टर होगा वो किसमें होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब मैं आपको बोलूं क्या कि अगर कोई सा सरफेस था और किसी भी सरफेस से होकर के अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस को आप देखेंगे तो जमीन पे ऐसे सर्कल है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जमीन पे ऐसे सर्कल है और इसका एरिया मान लो थोड़ा देर के लिए ए है, तो अगर हमको एरिया वेक्टर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछे कि बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिजोल्यूट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में। और आपको मैंने सिखाया है क्या कि एक ऐसा वेक्टर जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा, e cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ उसके साथ क्या होगा, e sin थीटा। एक बात आप बताइए कि ये है आपका e sin थीटा। आप जरा सा थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि ये जो आपका बोर्ड है ये नीचे वाला सरफेस है और इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर का बात करूं तो ये कैसे होगा, परपेंडिकुलर किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एरिया वेक्टर। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है, ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा एंगल पे है। तो एक कंपोनेंट में लिया e cos थीटा जो बोर्ड को आर पार करेगा, और एक कंपोनेंट कौन सा लिए, e sin थीटा जो बोर्ड के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो बोर्ड के पैरेलल हो गया तो ये कभी बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा, और जब बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा मेरे भाई तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। और जब कोई फ्लक्स नहीं होगा तो हम लोग यहां पर देखें क्या कि जो आपका e sin थीटा है इज पैरेलल टू सरफेस, ये क्या है, आपके सरफेस के पैरेलल है। सो फाई ड्यू टू e sin थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। और अभी मैं आपको सिखाया हूं क्या कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एरिया वेक्टर किसमें, तो इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e cos, और e cos थीटा के एरिया वेक्टर कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, E A कितना, एरिया भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इसको E डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पिछले दिन आपको मैं फ्लक्स का ये दो फॉर्मूला तक बात करवाया था, E A cos थीटा या फिर कितना E डॉट, क्यों कि A डॉट बी को क्या लिखते हो, A डॉट बी को कितना लिखते हो, ए बी cos थीटा। तो अगर E A cos थीटा लिखा हुआ है तो इसको E डॉट ए लिख सकते हो कि नहीं। अब अगर याद हो वेक्टर की पढ़ाई तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है, इसका मतलब फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तुमको पता होगा न्यूटन पर, और एरिया का यूनिट तुमको पता होगा कितना। तो फ्लक्स का कोई यूनिट पूछे तो कितना लिखोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका डायमेंशन भी निकालना पिछले दिन तक मैं आपको सिखा दिया था। इतने बातों में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी वही बातें थी जो बातें हम लोगों ने पिछले दिन तक करी थी। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक आपको याद क्या रखना है, अभी तक आपको याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट से Q चार्ज से R डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना लिखेंगे, के क्यू बाय कितना, आर स्क्वायर। ये बात आपको याद है। आपको ये बात पता होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा। गॉस लॉ के समय में या फ्लक्स लगाते समय में एरिया को हम लोग वेक्टर के जैसे ट्रीट करेंगे, और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर, और किधर, बाहर की तरफ। इतना बात याद रहेगा कि नहीं बात रहेगा। आपको यह बात याद रहेगा कि नहीं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इतना बात याद रखना है। अब देखो कि अभी तक हम लोग जिस भी सरफेस का बात कर रहे थे, चाहे यहां बात करें
चाहे यहां बात करें, ये दोनों सरफेस कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें किसके लिए? तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। अब देखो कि अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस के लिए बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस में कैसा सरफेस आएगा? ध्यान देना कि अगर मैं एक कर्व सरफेस का बात करूं, ऐसा कोई सा सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, 2 डायमेंशनल नहीं है। और 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब ये कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस। अब इस सरफेस में आप बताइए कि अगर मैं एरिया वेक्टर का बात करूं तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? आपको पता होगा कि अगर कोई भी स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस अगर हम बोल दें कि इसका रेडियस है कितना भाई? r, तो इसका जो हम लोग सरफेस एरिया लिखते हैं, इसका जो हम लोग सरफेस एरिया लिखते हैं, ये कितना लिखते हैं? 4 पाई एरिया होगा। लेकिन मैंने आपको अभी क्या सिखाया था कि अगर भाई तेरे को एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करो? इस सरफेस के अंदर में बैठ जाओ और डायरेक्शन हमेशा किधर लेना है? परपेंडिकुलर, बाहर के तरफ। तो एक बात बताइए आप कि अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर का बात करूं तो परपेंडिकुलर और किधर के तरफ? अगर मैं यहां पर बात करूं तो किधर? परपेंडिकुलर। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो किधर? परपेंडिकुलर। और मतलब कि अगर हम प्लेन सरफेस के लिए बात कर रहे थे, अगर हम किसी प्लेन सरफेस के लिए बात कर रहे थे तो हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, इस सारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एक जैसा ही है। लेकिन कर्व सरफेस के लिए 3 एरिया वेक्टर लिए और तीनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो प्लेन सरफेस के लिए हमेशा ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका कांस्टेंट था, सेम था। लेकिन कर्व सरफेस के लिए क्या हो रहा है कि हर जगह पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है? और जब कोई भी चीज लगातार बदलने लगे तो हमारा ये धर्म बनता है क्या? कि उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करें? तोड़ दें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा सोचो कि जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं वो पृथ्वी आकार में कैसा है? गोल है। कर्व सरफेस है कि फ्लैट सरफेस है? कर्व सरफेस है। लेकिन जमीन हमको कैसा दिखता है? क्यों? कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हम बहुत छोटा सा एरिया देखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में अगर हम क्या करें, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में अगर हम क्या करें कि एक बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करें, एक बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करें, तो वो छोटा सा एरिया आपको कर्व सरफेस दिखेगा कि प्लेन सरफेस दिखेगा? ये कर्व सरफेस दिखेगा कि प्लेन सरफेस दिखेगा? बताओ। इस पूरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया? एक छोटा सा एरिया काटा। अब ये छोटा सा एरिया कर्व्ड होगा कि प्लेन होगा? प्लेन होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे पृथ्वी आपका स्फेरिकल है, कर्व सरफेस है, लेकिन अगर हम एक बहुत छोटे से जगह को देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है? प्लेन दिखता है। तो अगर हम इस पूरे स्फीयर के बदले में एक छोटा सा हम लोग एरिया वेक्टर लें, एरिया लें, और इस एरिया का अगर हम वेक्टर का बात करेंगे, एरिया वेक्टर का, तो इस छोटे से एरिया का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? डीएस। डीए भी रख सकते हो, डीएस भी रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस छोटे से एरिया का नाम हम अगर डीएस रख लें तो एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर और किधर की तरफ? बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मान लेते हैं क्या कि यहां से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितने एंगल पर है? तो ये कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कर्व सरफेस के लिए जब भी निकालना रहे तो हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने क्या किया है? टेक एन एलिमेंटल एरिया, एक छोटा सा एरिया लिया है। क्या किया है? टेक एन एलिमेंटल एरिया डीएस। हम लोगों ने क्या किया है? एक छोटा सा एरिया डीएस लिया है। और आपको मैंने हमेशा बताया है क्या कि जो इसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर और किधर के तरफ? बाहर के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से देखते हैं क्या कि लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ, थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ?
वेक्टर ds के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या था, अपने पास एक कर्व सरफेस था, इस कर्व सरफेस पर मैंने एक छोटा सा एरिया काटा। क्यों काटा छोटा सा एरिया? क्योंकि अगर मैं पूरे सरफेस की बात कर रहा था तो पूरे सरफेस पर हर जगह पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा था, अलग अलग। लेकिन मैंने इस पर क्या किया कि एक छोटा सा एरिया काट लिया। अब ये छोटा सा एरिया कैसा, प्लेन के जैसा बिहेव करेगा, और प्लेन पर हमेशा ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, एक जैसा होता है। इसका डायरेक्शन मैंने परपेंडिकुलर बाहर की तरफ माना, छोटा सा एरिया कितना, ds का। इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो थीटा एंगल पे है, तो ये बताओ कि अगर बड़ा सरफेस रहता तो फ्लक्स भी ज्यादा होता। घर में अगर बड़ी खिड़की रहेगी तो हवा ज्यादा अंदर आएगी, और अगर छोटी खिड़की रहेगी तो हवा भी कम अंदर, अगर बहुत छोटी खिड़की रहेगी तो हवा भी बहुत कम अंदर आएगी। तो ये छोटा सा सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स भी कितना होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट द फ्लक्स ड्यू टू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर ds इज कितना, d5। कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट के कारण जो आपका फ्लक्स है वो फ्लक्स है कितना, d5 के बराबर में। तो अगर हम लोग बात करें बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या कहता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ध्यान देना कि यहां पर मैं तुमको दिखाया था क्या कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड है। आप इस चीज को यहां पर चाहें तो आप नोट करके इस बात को आप लिख भी सकते हैं क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइंड है, तो इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट को जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना, ई डॉट ए। ये बात आपको याद रखना। अब देखो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हमको छोटा सा फ्लक्स चाहिए डी फाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ई, और डॉट एरिया वेक्टर है कितना, ds। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फ्लक्स निकल के आ जाएगा। छोटे से फ्लक्स का बात करेंगे तो छोटा सा एरिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो ई डॉट ds को कितना लिखेंगे, ई ds कॉस थीटा। तो अगर ई ds कॉस थीटा लिखेंगे भैया तो ये डी फाई इक्वल टू तुम्हारा कितना मिल जाएगा, ई ds कॉस थीटा के बराबर में। एक बात बताओ कि ये छोटा सा सरफेस है, इसके कारण छोटा सा फ्लक्स मिल गया। ऐसा इस पूरे सरफेस पर कितना सारा एलिमेंट हो सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकता है, और हर इनफाइनाइट एलिमेंट के कारण छोटा 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 फ्लक्स होगा। और अगर सारे फ्लक्स को हम लोग जोड़ दें, क्यों जोड़ दें, डायरेक्शन ना अलग अलग है, फ्लक्स तो अपना स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप लोग सिंपली पढ़े हैं क्या कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से जोड़ सकते हैं। डायरेक्शन का कोई लोचा, एरिया वेक्टर में डायरेक्शन का लोचा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का लोचा है, लेकिन फ्लक्स में डायरेक्शन का कोई लोचा। तो भैया जब छोटा सा फ्लक्स अपना निकल चुका है और फ्लक्स हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, तो सारे फ्लक्स को धीरे धीरे जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेट करना है। छोटा छोटा एलिमेंट को जोड़ने का मतलब क्या कि इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर बात करेंगे फॉर टोटल फ्लक्स के लिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फॉर टोटल फ्लक्स के लिए अगर बात करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज जरा सा आप ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इधर कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कितना, कॉस थीटा। ध्यान देना, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिल जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना लिखते हो x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाएगा, और यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और ds को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्या, e ds cos थीटा के बराबर में। मतलब कि जब e ds cos थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा क्या, फ्लक्स। या इसी चीज को अगर आपको लिखना हो तो फाई इक्वल टू आप इंटीग्रेशन ई डॉट ds भी लिख सकते हैं। क्यों कि ई ds cos थीटा को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। यही चीज जो है सो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ई डॉट ds। मैं आपको 11th भी पढ़ाया हूं, मैं आपको 12th भी पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बोला हूं कि कोई भी नॉर्मल फॉर्मूला लिमिटेड वर्जन के लिए सही होता है। जैसे फ्लक्स का हम लोगों ने पीछे इतना सारा फॉर्मूला देखा, क्या ई डॉट ए, या फिर देखा कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट, ये सब नॉर्मल फॉर्मूले हैं, प्लेन सरफेस के लिए केवल सही है। लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो भी फॉर्मूला होता है वो हमेशा ही सही होता है। जैसे अगर आप 11th पढ़े होंगे हमसे, तो आपको मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको पढ़ाया होऊंगा कि अपने पास 2-3 फॉर्मूले हैं ऐसे, जैसे कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक ना। ये सब फॉर्मूला जो है सो केवल तब सही है जब क्या है कि एक्सीलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। ये सब केवल तब सही है जब एक्सीलरेशन कैसा हो। लेकिन हमेशा सही रहने के लिए मैंने तुमको क्या पढ़ाया है, a इक्वल टू डी वी बाई एक्स, वो v इक्वल टू कितना, डी एक्स बाई डी टी। a इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ाए थे आपको, dv अपॉन कितना, ds। इस तरीके से आपको फॉर्मूला पढ़ाए होंगे जो कि क्या होता था, हमेशा सही होता था। अब चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे और चाहे कांस्टेंट नहीं रहे, तो कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिखे तो वो हमेशा ही सही होता है, चाहे यूनिफॉर्म रहे, चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, चाहे प्लेन सरफेस रहे, चाहे कर्व सरफेस रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी से हम लोगों को जो फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है, वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या याद रखना है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा या फिर इंटीग्रेशन ई डॉट ds। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि यहां पर जो हम लोगों ने देखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता था कि फील्ड लाइंस अंदर ही आता, हो सकता था कि नहीं हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि फील्ड लाइंस किधर आता, अंदर आता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्लक्स अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फील्ड लाइन बाहर जाएगा तो अलग चीज होगा, फील्ड लाइन अगर अंदर आएगा तो अलग चीज होगा। क्यों कि आपने पढ़ा है कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सर पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कब कहेंगे कि कोई भी फ्लक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। तो इस बात के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि इफ द फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, गोज आउटसाइड द सरफेस, अगर सरफेस से बाहर जाए, आउटसाइड द सरफेस अगर क्या हो, फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर जाए, देन द फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या होगा कि अगर फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर जाए, मान लो कि ये पूरा रूम अपना एक क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस में मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं, तो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो अगर ये फील्ड लाइंस इस दीवार को क्रॉस करेगा तो किधर जाएगा, आउटसाइड द सरफेस। अगर इधर से दीवार को क्रॉस करेगा तो किधर जाएगा, अगर मेरे माथे के ऊपर से छत को क्रॉस करेगा तो किधर जाएगा, आउटसाइड द सरफेस। तो जब भी फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर जाए तो फ्लक्स को हमको कैसा लेना है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर यही सेम बात में आप देखें कि क्या
कि अगर फील्ड लाइंस आपका क्या हो जाए कि सरफेस के अंदर आए, अब सीधे मेरे को तुम पॉजिटिव चार्ज से क्या बना दो, नेगेटिव चार्ज बना दिए। गलती न कर देते हैं आप लोग, हमको नेगेटिव चार्ज कैसे बनाइएगा? अगर फील्ड लाइंस क्या हो, इनसाइड द सरफेस आए, तब जो आपको फ्लक्स को लेना है, ये कैसे लेना है, फ्लक्स को कैसे लेना है, नेगेटिव। आप ध्यान से देखो कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस क्या होती, बाहर से आती इनफाइनाइट से और मेरे में आके मिलती। तो दीवार से अंदर की तरफ आ रही है, सरफेस से किधर आ रही है, छत से किधर आएगी, अंदर, फर्श से किधर आएगी, अंदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस केस में जो हम लोग फ्लक्स को लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव। अब कहोगे कि कैसे मान लें, ये अदालत प्रूफ मांगती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर अदालत प्रूफ मांगती है तो आप इतना बात तो जान ही गए होंगे कि फ्लक्स को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस। आपको ये बात भी पता होगा कि भाई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। भगवान ने अगर इतनी बुद्धि दी है तो थोड़ा देर मेरे साथ में दो और थोड़ा ईमानदारी से दो, तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। और तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी तो ध्यान से इस प्रूफ को देखना, क्यों कि यहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की कहानी तुम्हारी शुरू होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो क्या कि अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है और एक नहीं सरफेस है, 2 सरफेस। एक के सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है ये है प्लस क्यू, और दूसरे के सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है कितना, माइनस क्यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले वाले का जो रेडियस है वो भी है कितना, आर, और दूसरे वाले का जो रेडियस है ये भी है कितना। आप बताइए मुझे कि अगर मैं यहां पे छोटा सा एरिया एलिमेंट डीएस काटूं तो इस डीएस के कारण जो एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर, परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये क्या हो जाएगा, डीएस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं इस सरफेस पे मैं छोटा सा एरिया वेक्टर काटूं तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर और किधर की तरफ। एरिया वेक्टर हमेशा ही किधर, परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज से किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और आप यहां पर देख पाएंगे क्या कि डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री। और ये नेगेटिव चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समस्या है क्या, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये किधर बनाएगा, ये बनाएगा किधर, टुवर्ड्स द चार्ज। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का जो एंगल है वो कितने का, 180 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मुझे यहां पर फ्लक्स लिखना है तो फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डीएस कितना, कॉस थीटा। और यहां पर भी अगर मुझे फ्लक्स लिखना है फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डीएस कितना, कॉस थीटा। लेकिन मेरे भाई यहां पर फ्लक्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो कॉस कितना डिग्री, और यहां पर अगर हम लोग थीटा का बात करें तो इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री। तुम जानते हो कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डीएस, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब फील्ड लाइन से सरफेस से बाहर जा रहा है तो फ्लक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और जब फील्ड लाइन से सरफेस से अंदर आ रहा है तो फ्लक्स कैसा आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि संयोग से यहां हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस लिया है, ये सरफेस कैसा भी हो सकता है आपका। हम चाहे तो क्यूबॉइड के जैसा ले, हम चाहे क्यूब के जैसा ले, हम चाहे थोड़ा हेलिकल टाइप का ले, एग के शेप का ले, कैसा भी सरफेस ले सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिक सरफेस लेने का कुछ फायदा होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहीं से आप देखिए कि आपको गॉस लॉ के बारे में आपको समझ में आने लग जाएगा। अब यहां से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक शुरू होने वाले हैं आपके किस चीज का, गॉस लॉ का। मैं आज ही गॉस लॉ इंट्रोड्यूस करके छोड़ दूंगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या कि अगर अपने पास कोई सा एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस आपको गिवन है कितना, कि इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है वो है कितना, आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि अगर मैं यहां पर सेंटर पर एक चार्ज रख दूं प्लस क्यू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहां 3-4 पॉइंट तुमको मैं नोट करके दिखाता हूं कि यहां से ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, यहां से ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, यहां से ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, मैं थोड़ा देर के लिए नाम रख लूं क्या, ए, इस पॉइंट का नाम मैं थोड़ा देर के लिए रख लूं बी, इस पॉइंट का नाम मैं थोड़ा देर के लिए रख लूं सी, इस पॉइंट का नाम मैं थोड़ा देर के लिए रख लूं क्या। तो ये बताओ कि इस सेंटर ओ से ए की डिस्टेंस आर है, तो बी की भी डिस्टेंस कितनी होगी, सी की भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी की भी डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा, के क्यू बाय कितना लिखूंगा कि नहीं। अगर मुझे बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मैं कितना लिखूंगा, के क्यू बाय कितना। अगर मुझे सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मैं कितना लिखूंगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर स्फेरिकल सरफेस है इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा, एक जैसा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग ये जनरलाइज कर सकते हैं इस बात को क्या, कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि सिंस all the points on the surface of sphere, कि इस स्फेयर के सरफेस पर का सारा पॉइंट जो है आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि सेंटर से जहां पर चार्ज है वहां से इस सरफेस पर का हम कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो कैसा होगा, इक्विडिस्टेंस। तुम ऐसे सोचो कि एक स्फेरिकल बॉल में तुमको सेंटर पे बिठा दिया जाए तो ऊपर देखोगे तो भी उतना देर के बाद सरफेस दिखेगा, नीचे देखोगे तो भी उतना ही दूर पर दिखेगा, दाएं बाएं कहीं भी दिखोगे एक जैसा डिस्टेंस दिखेगा, सारे किसके बराबर में, रेडियस के बराबर में। और रेडियस के बराबर में जब दिख रहा है तो हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कैसा दिख रहा है, एक के जैसा। तो सिंस ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, की हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आप देख रहे हैं कि हर जगह कैसा है, एक जैसा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब मेरे साथ थोड़ा सा आप आगे आएंगे, अब अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिर से वही सरफेस हम लोग लेंगे कि इस सरफेस को हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस माना है। इस स्फेरिकल सरफेस पे मैंने क्या किया है, एक छोटा सा एरिया लिया है। इस एरिया का एरिया वेक्टर हम लोग अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाहर के तरफ होगा और इस एरिया वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस स्फेरिकल सेल का हम लोग मान ले थोड़ा देर के लिए क्या, कि इसका रेडियस है कितने के बराबर में भाई, आर के बराबर में, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू। तो तुम बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा? अरे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर डीएस और ई के बीच का एंगल हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज से, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से अगर हम लोग बात करेंगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना, यही ना पढ़े हो। अच्छा, अगर फाई इक्वल टू लिखना है मेरे भाई तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस को ई डीएस कॉस और थीटा के जगह पर 0 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जरा सा ये बताओ कि ये स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
और इंटीग्रेशन में अपन कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर से हम लोग यहां पर यही बात लिखेंगे क्या, कि सिंस ऑल द पॉइंट एट द surface of cell is equidistant from the center, कि सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स आर कैसा, कांस्टेंट। सारे पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और मेरे भाई तुमको मैंने रटवा करके जान ले लिया है क्या, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या करो, बाहर कर दो। अच्छा एक बात, कि कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा, के 1/4πε0। चार्ज कितना, क्यू, और डिस्टेंस कितना, यही ना होगा। अब देखो कि अगर फाई इक्वल टू हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना। अब अगर आगे बढ़ोगे तो फाई इक्वल टू ई के जगह पर ई रहने दो, इंटीग्रेशन कितना बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देखिए कि ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएस काटा है, ऐसा कितना एलिमेंट इस पूरे सरफेस पे कट सकता है। और अगर हम फिर इस सारे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, तो पूरा सरफेस बन जाएगा कि नहीं। और पूरे सरफेस का एरिया कितना होता है, 4π। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 4πr²। अब देखो कि अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस छोटे छोटे एलिमेंट को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। इस स्फीयर का क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, जो कितने के बराबर में होता है, जो होता है कितने के बराबर में, 4πr² के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं क्या बोलूं आपको कि मेरे पास पूरा रूम भरा हुआ है, इस रूम में मैं छोटा छोटा एरिया में तोड़ दूं और फिर सारे को जोड़ दूं, तो पूरा का पूरा रूम तैयार हो जाएगा कि नहीं, एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इसी तरीके से मैं क्या बोला कि अगर इसको हम छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में मान रहे हैं तो इस पर इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, और फिर जब सारे इनफाइनाइट एलिमेंट को हम एक जगह एकत्रित कर देंगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है 1/4πε0 क्यू बाई कितना, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो जाएगा, 4π। जरा सा ध्यान से देखो, कटने वाले टर्म के दौर में 4π से 4π और r² से फाई इक्वल टू कितना बचा, फाई इक्वल टू कितना बचा, क्यू बाई ε0। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। बात समझ में आ रहा है? अब पूछेगा कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो अपना सरफेस है, ये अपना सरफेस क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है। कहोगे कि ओपन सरफेस रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ओपन सरफेस रहेगा सर, क्लोज सरफेस ही क्यों रहे, हम इसमें क्या करेंगे, निडल लेंगे और एक छेद कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या करेंगे, निडल लेंगे और एक छेद कर लेंगे। मान लो क्या कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, थोड़ा सा खुला हुआ, ये क्लोज सरफेस नहीं है। अब अगर हम लोग इसमें चार्ज रखेंगे इसके अंदर में, तो अंदर में अगर हम लोग चार्ज रखेंगे तो बताओ तो सेम टाइप का चार्ज है, इसमें रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा भाई, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जगह देखेगा तो एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा। आप ये बताइए कि रिपल्सन के कारण यहां से चार्ज लीकेज होगा कि नहीं होगा, लीकेज होगा तो इस सरफेस पर भी चार्ज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस सरफेस पर भी चार्ज बनाएगा। और इस सरफेस पर जब चार्ज बनाएगा तो आप देखिए कि इस पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ आएगा, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। इसीलिए सरफेस कैसा रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट ही क्या कहता है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट ही आपका क्या कहता है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट ही क्या कहता है, कहता है क्या कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, क्या कहता है, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस द टोटल फ्लक्स इज, द टोटल फ्लक्स, ऐसे लिखो, ऐसे ही लिखते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं इसको लिखते हैं क्या कि द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस, अक्रॉस द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, के किसी भी सरफेस के अंदर में जितना चार्ज बंद रहेगा उससे गुजरने वाली जो टोटल फ्लक्स होगी वो उस चार्ज का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स। आप इसी को देखिए, फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/ε0 और इंटू क्यू। क्यू क्या है भाई, तो इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है क्यू, और टोटल फ्लक्स कितना निकल के आया है, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्या, तो ये क्या कह रहा है, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस। ये बात मस्टली आपको याद रखना है क्या कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये बात ध्यान में रखना, बाहर में कितना चार्ज है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस से मतलब है। यह है कि आपका गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन, कि गॉस लॉ कैसे आता है। और अगर आपसे परीक्षा में गॉस लॉ पूछ दिया जाए, तो गॉस लॉ अगर पूछ दिया जाए तो आप स्टेटमेंट के नाम पर पहले ये बात लिखेंगे कि ये होता है क्या, स्टेटमेंट गॉस लॉ का, फिर आप ये डेरिवेशन लिख देंगे। और प्रूफ के नाम पर क्या करेंगे, तो प्रूफ के नाम पर आप कहानी कहां से शुरू करेंगे, कहानी शुरू करेंगे कहां से, यहां से, और यहां से कहानी शुरू करके यहां तक पहुंचा देंगे, गॉस लॉ प्रूव्ड। सर आप तो उल्टा ही पढ़ा दिए, आप तो स्टेटमेंट बाद में किए और प्रूफ पहले कर दिए, तो मेरे को सिखाना था तुमको कि क्या होता है। अब मैं अगले दिन में गॉस लॉ हेडिंग लगाऊंगा और इस स्टेटमेंट से शुरू करूंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा, और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन ढेर सारा देखेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं। तो आज मैंने आपको क्या सब पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया क्या कि भाई फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स के बारे में मैं तुमको क्या बोला था कि ये होता है क्या, ये होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये सारी चीजें कल मैंने लिखवा दी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस, के किसी भी सरफेस से होकर के परपेंडिकुलर पास करने वाला जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उसे क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ये एक सरफेस है, इस सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही है, 1 2 3 4 5, फ्लक्स कितना हो गया, निकालेंगे कैसे, तो फील्ड की इंटेंसिटी होगी कुछ ना कुछ, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, और ध्यान रहे कि ये एरिया कैसा है, परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और अगर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। दो चीज का ध्यान रखना है कि आप देखिए कि यहां पर अगर मैं स्केलर में बात किया हूं एरिया का, तो एरिया परपेंडिकुलर लिखा हूं, लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर का बात किया हूं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब भी एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर करेंगे, ये देख लो, ये जा रही है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा हाथ है एरिया, तो ये एरिया कैसा है, फील्ड के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों किसमें है, सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो सेम डायरेक्शन वाला, और अगर एरिया लेंगे तो कौन सा वाला। ये सब ठीक इसके लिए, प्लेन सरफेस के लिए बात है। मैं क्या बोला, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में रहे, मतलब थीटा इक्वल टू कितना रहे, 0 डिग्री। अलग अलग एंगल पे भी हो सकता है। तो जब भाई अलग अलग एंगल पे हो जाएगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमा देंगे, जिसके साथ थीटा लगा है कॉस थीटा, नहीं लगा है साइन थीटा। अब ये बात बताओ कि अगर ये था और इसको घुमा दे ये कॉस थीटा और ये कैसा साइन थीटा,
तो ये साइन थीटा वाला केस तो सीधे निकल जाएगा, ये तो कभी सरफेस को पास, और जब तक सरफेस को पास नहीं करेगा तब तक कोई फ्लक्स बनने का चांस, और जब फ्लक्स नहीं बनेगा तो ई साइन थीटा के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू द सरफेस हो गया। लेकिन ई कॉस थीटा देखो सीधे सरफेस को पार करेगा परपेंडिकुलरली। तो अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, मतलब दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स निकल गया कैसे, ई डॉट ए में डॉट प्रोडक्ट में निकला, वही हम समझ गए क्या कि ये क्या है, स्केलर है। स्केलर है तो भाई यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एरिया कितना, मीटर स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी। फिर हम लोगों ने आगे क्या दिखाया कि अगर क्या रहे कि तुम्हारा प्लेन सरफेस नहीं रहे, तो अगर तुम ध्यान दो कि ये बोर्ड प्लेन सरफेस है, तो यहां पर मैं कहीं भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लूंगा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लूंगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लूंगा, तो सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन एक जैसा आएगा। लेकिन अगर ये कर्व सरफेस हो गया तो यहां पे डीएस इधर की तरफ होगा और यहां पे डीएस, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या फंसने लगा, लोचा। अब इस लोचा को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर भैया हम लोग एरिया वेक्टर का बात करें तो स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन इस स्फेयर में से अगर हम छोटा सा एलिमेंट काट लें तो ये कैसा दिखेगा, प्लेन दिखेगा। कैसे कि अपना अर्थ भी तो कैसा है, स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ के पूरे एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम एक छोटे से एरिया का बात करते हैं जहां हम लोग खड़े हैं, तो हम लोगों को कैसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है क्या, प्लेन दिखता है। तो उसी तरीके से अगर हम यहां पर छोटा सा एलिमेंट डीएस काट लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस मतलब डायरेक्शन कैसा, एक जैसा। मान लीजिए क्या कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो छोटा सरफेस तो फ्लक्स भी कैसा, छोटा। बड़ा सरफेस तो फ्लक्स भी कैसा। याद करिए कल का क्लास मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया। तो बहुत छोटा सा एरिया है तो उसके कारण फ्लक्स भी कैसा होगा, क्या मान लिए डी फाई। अब फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर है डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, यानी कि डी फाई इक्वल टू कितना हो गया। अब फ्लक्स है क्या, स्केलर क्वांटिटी, तो छोटे से एलिमेंट के लिए डी फाई फ्लक्स हुआ, तो ऐसा कितना एलिमेंट है, और सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका क्या है भाई, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर दिए, फ्लक्स का ये डेफिनेशन निकल के आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब ये चाहे प्लेन सरफेस हो, चाहे कर्व सरफेस हो, चाहे कैसा भी सरफेस हो, ये कहानी मेरी सही हो जाएगी। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक देगा। अगर दोनों देगा तो दोनों या कोई नहीं, ये भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों ने कह रहे हो। कहां पर आगे पीछे बतिया रहे हो यार, ये देखो मेंशन रहेगा तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में तो एक पूछेगा तो ये वाली कहानी तुमसे पूछी जाएगी, इस दोनों में से कोई, ठीक ना। और अगर ज्यादा ऑप्शन दिया जाएगा तो सारा सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा ऑप्शन देगा। एग्जाम सेट करने वाला आदमी पागल थोड़ी होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तो कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा डालेगा जो सही रहेगा, या ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा गलत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अब 3 सही दिया रहे, चौथा गलत रहे, और ऐसे में लोग फंसते बहुत हैं, तो ध्यान रखना है। क्या बोला कि ई डॉट डीएस आपको याद रखना है, और ई डॉट डीएस में मैं आपको क्या बोला कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो अगर सरफेस से बाहर जाएगा लाइन तो फ्लक्स को कैसा लेना है, अगर सरफेस के अंदर आएगा तो कैसा लेना है। कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिए, जीरो कब होगा ये बताओ, है कि नहीं, जीरो कब होगा ये बताओ। तो मान लो कि एक क्लोज सरफेस है, ठीक ना, छोड़ो क्लोज सरफेस ऐसा नहीं बनाते, ऐसा क्लोज सरफेस बनाते हैं। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। इसमें रहा ये मैं चंपूलाल पॉजिटिव चार्ज, और इसमें रही ये मेरी वाली चंपी लाल, इसका बाल वाल थोड़ा बना दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसा नेगेटिव चार्ज, दोनों का वैल्यू क्या है, एक जैसा है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, प्लस क्यू, और इसको क्या मान लेते हैं। अब प्लस क्यू के कारण जितना लाइंस बाहर जाएगा, माइनस के कारण उतना ही
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाहर जाने वाले को कैसा लेना है, अंदर आने वाले को कैसा लेना है, और जितना पॉजिटिव उतना ही, तो टोटल फ्लक्स कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? ये वाला सर ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही पढ़ाओ, है ना। देखो अपनी एक खासियत ये है ना कि क्लास में अनवांटेड बात करके हम लोग कभी फेमस नहीं होते। ये हो सकता है कि हाईफाई बात करते हैं, कंटेंट हाईफाई थोड़ा सा यहाँ के लोगों के रिस्पेक्ट में डिलीवर करते हैं, हम कभी सुपीरियर नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के रिस्पेक्ट में सुपीरियर हैं। बात समझ में आ रहा है? और बहुत सुपीरियर हैं। तो बहुत सुपीरियर है तो बच्चों में ये आती है कि पढ़ाते ठीक है, थोड़ा हाईफाई हो जाता है। कल ही के परसों अंशु कह रहे थे कि गांव में 3 चैप्टर खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट। ये बताओ कि मैं क्लास में आता हूं तो इधर उधर का बात कितना देर करता हूं? सप्ताह में शायद किसी एक दिन 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो आप देखिए वीडियो 58 मिनट का वीडियो मिलेगा, 1 घंटे का वीडियो मिलेगा, 55 मिनट का वीडियो मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसमें अनवांटेड बातें नहीं मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें समझ में आ गई। क्यों? बाहर जाने वाली। फिर मैं आपको क्या बोला कि अगर किसी सिमेट्रिक अबाउट बात करें, यानी कि स्फेरिकल सरफेस है, तो ये क्या है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो सरफेस पर हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। तो सिमेट्रिक सरफेस होने का ये फायदा मिल जाता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और बाहर करके सॉल्व किए तो यहां से 1/ε0 टाइम्स क्यू के बराबर मिला क्या, फ्लक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज मैं आपको पूरा फ्लक्स इसीलिए पढ़ना है कि आपको गॉस लॉ समझ में आए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आज पूरा फ्लक्स क्लियर किया, और फ्लक्स के साथ ही आपके सामने में गॉस लॉ को भी ला करके रख दिया। आप अगर इनडायरेक्टली देखें तो आप गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, लेकिन अगले क्लास में हम लोग गॉस लॉ से अपनी कहानी शुरू करेंगे। गॉस लॉ को प्रूफ करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, अच्छे से लिख करके प्रूफ करके देखेंगे। फिर गॉस लॉ का 3-4 एप्लीकेशन है, वो सारा एप्लीकेशन देखेंगे, और इस चैप्टर को यहीं पर कहेंगे बाय बाय। ठीक ना? चलिए, काफी आज के लिए।